हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं जेपी वर्मा और फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमसीक्यू के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट करवा रहा हूं, जो एग्ज़ामिनेशन पर्पस से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होता है। और पिछले 10 साल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू के, हालांकि एमसीक्यू इधर वेटेज इसका बढ़ा दिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट टच करेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए ज़रा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि, ये देखिए क्वेश्चन ये पढ़ रहा हूँ मैं, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें निम्नगण दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि चार्ज को किसी माध्यम में रखा गया, पहले जो चार्ज है उसको किसी मीडियम में रखा गया है। मीडियम में जब रखा गया है तो उस टाइम उसका फोर्स F है। कहता है वो जो भी मीडियम है उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, उसको हटा देने से क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूला को बढ़िया से देखिए, यहाँ यहाँ हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू, सॉरी, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/r², ये होता है। अब कहता है हम ये एप्सिलॉन आर को हटा देंगे, तो हटा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ एप्सिलॉन, सॉरी, F इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ऐसा बात हो जाएगा। तो ये देखिए फोर्स क्या हो रहा है, एप्सिलॉन आर गुना मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, आप इस चीज़ को आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू एफ। तो ये क्वेश्चन सीधा यदि किसी भी मीडियम में जिसका परावैद्युतांक जो भी दिया रहे, 5, 10, 15 दिया रहे, कहता उसको हटा लेने से फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का मान सीधे सीधे जो पहले का फोर्स रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, बी। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कुचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी कुचालक पदार्थ के गोले को जब आवेश देते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चार्ज, पहली बात, वितरित ही नहीं होता है। चार्ज का वितरण कहाँ होता है, चालक पर होता है। कुचालक पर चार्ज का वितरण ही नहीं होता है, तो कहाँ होने वाले कोई बात ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन कहता है सतह पर, यानी जो वितरित होता है ये सतह पर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं होता है। सतह के अंदर भी नहीं होता है, केवल भीतर, कहीं नहीं वितरण होता ही नहीं है। नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, कोई वितरण नहीं होता। देखिए वीडियो को आप स्किप यदि कीजिएगा तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो मैं रखा हूँ वो नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है कि न्यूमेरिकल भी हम यहाँ डाल के रखे हैं, जो न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर हम डाल करके रखे हुए हैं। 51 में क्या बोला गया, 51 में देखिए बोलता है आर दूरी से विलग
दो आवेशों के बीच बल F लगता है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है Q1 मान लेते हैं, ये जो Q2 है दो आवेशों से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। और ये कहता है इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है कितना F है। तो यदि फॉर्मूला देखा जाए तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इसको बार बार 1/4 करते, के Q1 Q2 R स्क्वायर। ये बात कहता है यदि आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पहली बात आपको हम पहले बताई थी, दूरी आधी करने से, यदि दूरी आधी कर देने से फोर्स का मान 4 गुना हो जाता है। ये 4 गुना हो गया सिर्फ दूरी आधी करने से। और दूसरा बात बोला है उनके आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए। यदि आवेशों का मान, यानी एक आवेश नहीं, ये Q1 और Q2 जो है इसका दोनों का मान 2 गुना हो जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, ये Q1 की जगह पर अब 2Q1 देना पड़ेगा और Q2 की जगह पर भी 2Q2 देना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 टाइम्स यहाँ बढ़ जा रहा है और दूरी के वजह से 4 गुना बढ़ जा रहा है, यानी कि टोटल मिलाकर के 16 गुना फोर्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यदि पहले से F है तो अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 16F। तो देखिए 16F कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर ये सी जो है, ऑप्शन नंबर सी वाला पार्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शानदार सा न्यूमेरिकल था। ये बहुत शानदार सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव करते हैं। कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे होता है, न्यूटन के नियम से, कूलॉम के नियम से, फैराडे के नियम से। तो आपको पता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ये कूलॉम के नियम से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलॉम के नियम से दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 53 नंबर चलिए रहने दीजिए। 53 नंबर कहता है L लंबाई के चालक पर Q आवेश हो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। मेरे स्टूडेंट आप देखिए क्या होता है कि रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला के साथ साथ कभी कभी यूनिट भी पूछा जाता है, इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है। तो जो फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व का उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं और लेमडा बराबर होता है Q/L, यानी एकांक लंबाई पर कितनी आवेश है उसकी मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, यानी Q/L। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये बात लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ए क्षेत्रफल वाले चालक पर Q आवेश हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता था, यही लंबाई की जगह पर ए डाल देंगे और ये हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जा रहा है, Q/A। ये भी ऑप्शन नंबर बी देखिए सिग्मा बाई। कहते हैं V आयतन वाले चालक पर 55 नंबर क्वेश्चन, V आयतन वाले चालक पर Q आवेश हो तो आयतनिक आवेश घनत्व रो, इसको रो पढ़ते हैं, ये जो है पी जैसा जो दिख रहा है उसको हम रो पढ़ते हैं, वो रो बराबर होता है Q/V। तो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर है। क्या है एक बार फिर से देखिए, क्या है कि एक सिग्मा लेमडा होता है, दूसरा सिग्मा होता है, तीसरा रो होता है। जो ये डेल्टा जो है लेमडा, ये जो लेमडा है इस लेमडा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं और रो को आयतनिक आवेश घनत्व बोलते हैं। और दोनों का फॉर्मूला में देखिए सब में Q ऊपर रहेगा, यहाँ L आएगा, इसमें दूसरे नंबर में Q/A आएगा, तीसरे नंबर में Q/V आएगा, V फॉर वॉल्यूम। तो ये 55 नंबर भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
56 कहता है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है जी? तो केवल विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। 57 नंबर क्या बोल रहा है? एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे दोस्त, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r²। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 कहता है यदि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, यानी क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का यदि बात किया जाए तो फाई इज इक्वल टू होता है Q इंटू 1/ε0। और Q यहाँ पर क्या है? तो Q टोटल चार्ज है। कोई भी सरफेस दिया हुआ है, कोई सतह दिया हुआ है, बंद पृष्ठ दिया हुआ है, उसके अंदर टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना गुना होता है? Q/ε0 गुना। ये फ्लक्स गॉस का प्रमेय के नियम से ये चीज़ दिया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से R दूरी पर, देखिए ये क्वेश्चन अब पहला वाला क्वेश्चन है। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है, देखिए 1/2πε0 और λ/r ये होता है। अब देखिए यदि 4π यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ 2 लैम्डा रहेगा, और इसी को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आप देखिए कौन सा है? λ/2πε0 इंटू r, ये वाला है ऑप्शन नंबर बी, है ना। λ/2πε0, ये वाला 2 यदि रह जाए, यहाँ 2 कट जाएगा तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो λ/2πε0 इंटू r का बात हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में x अक्ष के x अक्ष की दिशा में, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। समविभवी तल क्या होगा जी? तो देखिए x अक्ष दिया रहेगा ना, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में x अक्ष की दिशा में हो, यानी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है यहाँ पर, इसमें होना चाहिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो, ये में हटा देना है, x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। समविभवी तल किधर होगा? यदि x अक्ष है तो YZ तल में, YZ तल कहाँ पर है? YZ तल कहाँ है? देखिए बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी है। यदि y एक्सिस में रहता तो y छोड़ करके XZ का बात करते हैं, यानी जो एक्सिस में समरूप विद्युत क्षेत्र रहेगा उसके अलावा 2 एक्सिस जो तल होगा उसमें होगा समविभवी तल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो भाई स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, साथ ही साथ वोल्ट मीटर पर मीटर भी होता है। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में इसका बात बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 नंबर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल क्रमशः Fg तथा Fe हो, तो Fg तथा Fe का अनुपात क्या होगा? देखिए जी Fg का बात यदि किया जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे,
11वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। और Fe का मतलब हो गया जो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सही है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो अनुपात होता है मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी देगा। देखिए कैलकुलेशन है लंबा चौड़ा, आप डायरेक्ट याद रखिए इसको। उल्टा बोल दिए, 10⁻⁻42 लेना है। क्या देखना है, Fg/Fe। यदि बात किया जाए ना तो Fg बहुत कमज़ोर होता है किसके तुलना में, यदि बोला जाए तो सबसे कमज़ोर फोर्स जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता है। तो पावर 10⁻⁻ वाला लेना है। प्लस वाला कब लेना है, जब विद्युत बल का अनुपात पूछेगा किसके साथ, गुरुत्वीय बल के साथ, तब ये वाला लेना है। यानी पावर, आप कंफ्यूज मत होइए, पावर 10⁻⁻ में डालना है या प्लस में डालना है, ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कौन सा है। ठीक है, तो माइनस में पावर 10⁻⁻42 ही पूरे कैलकुलेशन के बाद आता है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर रहेगा तब। ऊपर यदि Fe चला गया तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में 10⁻⁻42 है। 64 नंबर कहता है धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो हर एक धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अनंत होता है। चलिए आज 64 नंबर के बाद आपको दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे। हम लोग 16 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहे हैं, है ना। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग बाकी क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके दिमाग से उतर जाएगा सारी चीज़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।